लिम्नोलॉजिकल स्टडी के बारे में कल मैंने जो ये वीडियो अपलोड किया था उसी के कंटिन्यूएशन में है। और ये कल इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहूँगा कि लेक्स की जो स्टडी करते हैं लिम्नोलॉजिकल स्टडी, उसका कमर्शियल वैल्यू क्या है, उसका कमर्शियल वैल्यू, उसकी स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या ज़रूरत पड़ेगी। इसका मेन मकसद ये है कि जो अपन कल्चर फिशरीज करते हैं, जिसमें कहते हैं फ़िश को पालना, फ़िश पालने के लिए ये एक बहुत अच्छा रिजर्वायर होते हैं, फ्रेश वाटर रिजर्वायर। और इसको कल हमने जैसे बताया था कि इसके ऊपर 2 लेयर होते हैं, फोटिक एफोटिक, और नीचे बेंथिक रीजन। फोटिक और एफोटिक दोनों रीजन ऐसे रीजन होते हैं कि ये प्रोडक्टिव रीजन होते हैं। प्रोडक्शन इन द सेंस, फोटिक रीजन में प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो कि फाइटोसिंथेसिस के द्वारा एल्गी वगैरह होते हैं अपना प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद उसी के अंदर ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन वो चीज़ है जो कि इसके अगर हम डिफिनेशन देंगे फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन के, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये दे फ्लो ऑन द मर्सी ऑफ करंट। इनके जैसे जूप्लैंक्टन होते हैं, क्रस्टेशिया होते हैं, डेफनिया होती हैं, साइक्लोप्स होती हैं, दे आर हैविंग देयर ओन अपेंडेजेस, अपने खुद को उपांग होते हैं। परंतु ये जब स्विमिंग करते हैं तो इतनी अच्छी स्विमिंग करते नहीं कर पाते हैं क्योंकि उपांग बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं और छोटे होते हैं, उपांग भी कमज़ोर होते हैं। तो ये दे मूव ऑन द मर्सी ऑफ वाटर, वाटर फ्लो जिधर इधर उधर होता रहता है उस हिसाब से ये अपना फ्लो करते रहते हैं। और उस पॉन्ड की अगर प्रोडक्टिव देखी जाए तो सबसे अच्छा अगर वो पॉन्ड माना जाता है जिसके अंदर जूप्लैंक्टन प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि प्रचुर मात्रा में इनकी भी वैरायटी भी है बहुत सारी। क्योंकि ये जितने अपन फिश कल्चर करते हैं जिसको अपन मेजर कार्प कहते हैं, इंडियन मेजर कार्प, इंडियन मेजर कार्प। और मैं थोड़ा सा फिश कल्चर को पढ़ा रहा हूँ। इंडियन मेजर कार्प में 3 चीज़ें होती हैं, एक लेबियोरोहिटा, कटला कटला और सिरिनस मृगाला। ये तीनों फिश को एक साथ भी कल्चर किया जा सकता है लेक के अंदर। कारण क्या है कि तीनों के फोटिक और एफोटिक जोन में इनको तीनों का हैबिटेट अलग अलग है। जैसे रोहू थोड़े नीचे रहती है, उसके ऊपर कतला रहती है, उसके ऊपर मृगल रहती है। तो ये इनकी हैबिटेट अलग अलग होने के साथ मोस्टली, हालांकि कई बार इनके हैबिटेट एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, लेकिन परंतु फिर भी ये ज़्यादातर टाइम अपने अपने हैबिटेट में नीच में ही रहते हैं। इसलिए इसको एक साथ कल्चर किया जा सकता है और इससे उस लेक का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है, मैक्सिमम उपयोग किया जा सकता है। इसमें एक नीचे और रहता है बेंथिक रीजन। बेंथिक रीजन में थोड़ा सा ये है कि उसमें जो फ़िश कल्चर करते हैं, बेंथिक रीजन में मोस्टली फिशेज होती है वो एयर ब्रीदिंग फिशेज होती है, जिसके अंदर वेलगोवट्टू, सिरिनस मृगाला और ये सिंघी, मांगूर और दूसरी कैट फिशेज होती है, स्नेक हेड फिशेज। ये इनके नीचे बेंथस में पाए जाने का एक मुख्य कारण क्या है कि ये डेट्राइटस होती है। ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर ऊपर जो होता है उसी के ऊपर फीड करती है। इसके अलावा ये कॉर्निवरस भी होती है। अगर इनकी तादाद ज़्यादा बेंथॉक में बढ़ जाती है, बेंथोस रीजन में बढ़ जाती है, तो ये ऊपर जो अपन मेजर कार्प कल्चर करते हैं, अगर उनके फिश को, उस फिश सीड को, फ्राइज को, वो उनको खा जाती हैं, इसलिए उनको बढ़ने नहीं देती है। इसलिए जब किसी पॉन्ड को अगर हम सेलेक्ट करते हैं फिश कल्चर के लिए, तो इस बात का इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसके बेंथोस रीजन में ये सब प्रीडेटरी फ़िश ना हो। क्योंकि प्रीडेटरी फ़िश अगर होती है तो आप मेजर कार्प का कल्चर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि उनके सारे फ्राइज फिंगरलिंग्स को, यानी उनके मछली के बच्चों को, सबके सबको ये खा जाती है, डेवलप नहीं कर पाती है। एक और है इसके अंदर जो चीज़ें कॉमन पाई जाती है वो ये, अगर आप सपोज़ कर लिए कि जुलाई अगस्त में आपने इसके अंदर फ्राइज फिंगरलिंग छोड़ दिया, तो ये 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद ही आसानी से इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब फ़िश कल्चर कर सकते हैं, या ½ kg, पौन kg, यानी 1 kg तक की ये
वेट गेन कर लेती है। 1 kg का जो मेजर कार्प होते हैं मार्केट में उसको अच्छी वैल्यू होती है, सेलिंग प्राइस होती है, और दिस फिशेज आर सोल्ड लाइक ए हॉट केक इन द मार्केट। बार बार ये कह रहा हूँ कि ये स्मॉल गांव में एक एडिशनल एग्रीकल्चर बिजनेस हो सकती है, जो कि लोगों के आमदनी में एक और इजाफा कर सकती है विदाउट इन्वेस्टिंग ए ह्यूज अमाउंट। क्योंकि हर 6-7 महीने के बाद आप इसके अंदर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मछली को कर सकते हैं। और इस यहाँ तक कि अगर आपके पास उसी मछली को जिसको मेजर कार्प कर रहे हैं, उसी को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम में भी उसके अंदर ब्रूडर छोड़ दीजिए। पूरी 100% आप हार्वेस्टिंग मत करिए, कुछ छोड़ दीजिए, वही ब्रूडर का काम करेगी, अगले साल वो ब्रीड करेगी, आपको मार्केट से प्राइस फिंगर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर ब्रीड नहीं कर पाती है, स्पॉनिंग नहीं कर पाती है, तो मार्केट से लाकर आप कम कॉस्ट के अंदर उसके अंदर प्राइस फिंगर लूँ को उसके अंदर आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, डाला जा सकता है। ये जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है इसके अंदर 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं। एक तो इकोलॉजी का पोर्शन और दूसरी चीज़ होती है फिश बायोलॉजी, फिशरीज़ का कल्चर। इसलिए ये लेक्चर एमएससी के बच्चों के लिए भी सूटेबल हो सकता है, प्लस वो बच्चे जो कि इकोलॉजी फ्रेश वाटर इकोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए भी एक अच्छी तरीके से एक चैप्टर हो सकता है। दोनों के लिए आर्गूमेंट हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। अब इसमें आपको ये बताया था कि ये थर्मल, थोड़ा सा आप इसको दूसरे रीजन में मैं चलता हूँ कि लेक्स जो है, अगर आप पोलर रीजन के रीजन से लेक्स देखिए, पोलर मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो सर्दियों में उनमें बर्फ़ जम जाता है, उसके ऊपर बिल्कुल कंप्लीट एक बर्फ़ होता है। यहाँ तक कि आप कई बार न्यूज़ में सुने होंगे कि श्रीनगर वगैरह के जो डल लेक है वो बर्फ़ जम जाती है, उसके ऊपर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ये आपने फ़ोटो में भी देखा होगा, टीवी भी देखा होगा, हमने भी देखा। तो अब सवाल ये कि उस लेक्स की अगर आप स्टडी करेंगे, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लिम्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो उस स्टेट पे आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऊपर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, नीचे के एनिमल्स के बारे में, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, ज़ूप्लैंक्टन के बारे में, उसके अंदर नीचे मछलियाँ पाई जाती हैं, उनके क्या भविष्य होगा, कैसे रहती हैं, क्या रहती हैं, क्या वो भी जम जाती हैं, क्या मर जाती हैं, या ऐसी सच रहती हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से बताऊं कि पानी जब सर्दी पड़ती है तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है सर्दियों में। और जब सर्दियों में टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो टेम्परेचर गिरते गिरते, जैसे 10 सपोज़ के लिए कि 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 से 15 हुआ, 15 से 10 हुआ, 10 से 5 हुआ, 5 डिग्री टेम्परेचर पर आते आते पानी की जो फिज़िकल क्वालिटी है वो चेंज होने लगती है। 5 डिग्री टेम्परेचर आते आते जो पानी है वो हल्का होना शुरू हो जाता है। ये पानी की एक नेचर होती है, वाटर की H2O की नेचर होती है। और हल्का होकर वो जब हल्का हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सतह पर आएगा। तो जब लेक का टेम्परेचर डाउन होता है या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन होता है तो साथ में लेक पानी का भी टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन 5 डिग्री आते आते वो टेम्परेचर डाउन होते होते पानी सतह पर आ जाती है। अब एक और चीज़ में ध्यान दीजिए कि जब पानी सतह पर आ जाती है, पानी हल्का है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 डिग्री टेम्परेचर पर भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रुक जाए, उससे भी कम हो सकता है। तो जब उससे कम होता है तो 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। तो उसके साथ साथ ये पानी का टेम्परेचर भी वो 0 हो जाता है और 0 में बर्फ़ जम जाती है, सबको पता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब बर्फ़ जम जाती है तो नीचे 5 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी सरफेस पर आता है और सरफेस वाला पानी जमकर बर्फ़ की एक मोटी परत बना ली। जब मोटी बर्फ़ की परत बना ली तो बर्फ़ एक अपने आप में इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मीन्स अब बाहर कितनी भी सर्दी हो, ऊपर बर्फ़ की परत जम गई तो नीचे की तरफ, यानी जिसको कहते हैं एफोटिक रीजन और बेंथिक रीजन तक आपके वो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर उस रीजन में डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ऊपर तो 0 टेम्परेचर से माइनस में भी जा सकता है, लेकिन वो बर्फ़ की मोटी परत है, बर्फ़ की मोटी परत उस टेम्परेचर को, यानी कम टेम्परेचर को नीचे की तरफ नहीं जाने देती, क्योंकि वो इंसुलेशन का काम करती है।
जब इंसुलेशन का काम करती है तो नीचे का पानी जो है ना, नीचे का पानी ऐसा सच रहता है, उसके अंदर कोई भी बर्फ़ नहीं जमी रहती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सतह पर बर्फ़ है, नीचे की तरफ पानी है। पानी क्यों है कि सतह पर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। डाउन होने वाला टेम्परेचर, उसका असर नीचे वाली सतह पर नहीं पड़ता है, क्योंकि बर्फ़ एक बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है। इसलिए जब नीचे की सतह पर बर्फ़ नहीं जमा हुआ है तो उसके अंदर एनिमल आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब कुछ अपना दिनचर्या कर सकते हैं। अब सवाल एक उनका भोजन के क्या है। भोजन की है कि ऊपर बर्फ़ की परत जमी होती है। बर्फ़ ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब फोटिक जोन, पहले मैं बता चुका हूँ। फोटिक, लाइट का पेनिट्रेशन होगा, और जब लाइट का पेनिट्रेशन होगा, इसके मतलब कि जहाँ जहाँ लाइट जाएगी नीचे की तरफ, वहाँ वहाँ फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस से फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेंगे, फाइटोप्लैंक्टन के साथ जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खाने के लिए वहाँ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर इत्यादि 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 वहाँ पर उपस्थित है। इसलिए अब सवाल ये है कि बर्फ़ जमने के उपरांत भी नीचे की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंप्लीटली चलती रहती है, उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है। जब सर्दियों का मौसम ख़त्म हो जाता है, बर्फ़ पिघलती है, मिक्सिंग होती है, तो वापस वही बर्फ़ ऊपर से नीचे का टेम्परेचर बिल्कुल एक समान हो जाता है। नीचे के एनिमल अब बाहर भी ऊपर इस सतह पर भी आ सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ का जमाव ख़त्म हो चुका है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि आपने ये डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा जहाँ था कि ये लोग जो शिकारी होते हैं, ये लोग ऊपर की बर्फ़ को थोड़ा सा काटते हैं, तोड़ते हैं, और उसको काटने के बाद नीचे जो मछलियाँ रहती है, चाहे पोलर जो वेलरस वगैरह रहती है, सी लाइन्स वगैरह रहती है, ये पोलर रीजन की बात कर रहा हूँ, तो वो सांस लेने के लिए कई बार नीचे उनको दिक्कत आती है, तो सांस लेने के लिए उस होल से वो बाहर आने की कोशिश बाहर मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश करते हैं, और वो शिकार हो जाते हैं, क्योंकि नीचे उनको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। सर्वाइव तो कर जाते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पाते। इसलिए वहाँ पर पोलर रीजन में शिकार करने का ये भी तरीका होता है कि बर्फ़ में वो लोग एक होल करते हैं, बर्फ़ को काटते हैं, और काटने के बाद नीचे के एनिमल समझते हैं कि वहाँ पर वो सांस लेने के लिए सरफेस पर अपने आप को आने की कोशिश करते हैं, और उसमें वो शिकार हो जाते हैं। तो एक चीज़ आपको ये बता दिया कि जिस लेक में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जिस लेक में सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है, उस लेक के अंदर भी नीचे की तरफ फोटिक रीजन में भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऐसा चलती रहती है। कुछ देर के लिए थोड़ी सस्पेंड हो जाती है। सस्पेंड इन द सेंस हम कहेंगे कि उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि सारे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, उनके अंदर अगर आप देखा जाए तो उनके रिप्रोडक्शन भी कम हो जाता ही हो जाता है, लेकिन जो है ऑलरेडी उसमें कोई कमी नहीं होती है। बेंथिक रीजन थोड़ा बहुत ज़रूर प्रभावित होता है, क्योंकि नीचे बेंथिक रीजन में बैक्टीरिया वगैरह होती है 4 डिग्री पर, हालांकि वो भी अच्छी तरीके से काम करती है, और 4 डिग्री के बाद भी नीचे बैक्टीरिया बेंथिक रीजन में रहती है, कीचड़ वगैरह में, वो भी अपने आप में जब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती है, तो डिकम्पोज करने के बाद उसमें 2 चीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, और उस डिकम्पोजिशन के बाद कुछ एक्सोथर्मल एनर्जी भी निकलती है, जो कि उस एरिया को गर्म किए रहती है। तो उनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मिल जाता है, ताकि बैक्टीरिया डेट्रिफिकेशन का काम करने लगती है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करती है। वो न्यूट्रिएंट्स वापस न्यूट्रिएंट साइकिल में प्रवेश करके, फोटोसिंथेसिस में प्रवेश करके, फिर वापस फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर वापस वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में नीचे सेडिमेंट में जाती है। सेडिमेंट मीन्स वो मर जाती है, मर जाने के बाद बैक्टीरिया फिर उसको डिकम्पोज करती है। तो वो इस तरीके से उनका ये साइकिल चलता रहता है, और ये साइकिल सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए है। अगर आप और इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे तो फास्फेट की अलग साइकिल होती है, नाइट्राइट की अलग साइकिल होती है, नाइट्रेट की अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अलग साइकिल होती है। तो एक पूरी साइकिल पूरी इकोसिस्टम में ये अपने आप में राउंड द ईयर चलती रहती है, और उस इकोसिस्टम को बहुत अच्छा इकोसिस्टम मानते हैं, जिसके अंदर की ये सब साइकिल कंप्लीट चलती रहती है। उसके अंदर ब्लूम कम हो, यूट्रिफिकेशन की क्रिया। एक और शब्द बताऊं आपको, एक वर्ड आता है यूट्रिफिकेशन।
यूट्रॉफिकेशन का मतलब कि अगर जिस लेक के अंदर अगर हम बाहर से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा डाल देते हैं तो न्यूट्रिएंट डालने के मतलब वो ट्रॉफिक लेवल बढ़ जाएगी, भोजन की लेवल बढ़ जाएगी, उसको यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। और यूट्रॉफिकेशन के कारण, कल भी मैं इसके पहले भी लेक्चर में बताया था कि यूट्रॉफिकेशन के कारण सबसे पहला जो असर पड़ता है एल्गी को पड़ता है। एल्गल ब्लूम बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाता है, बस सूरज की रोशनी मिल जाती है, पानी में उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन उनकी अब तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक अलगल ब्लूम बन जाती है। अलगल ब्लूम ज़ूप्लैंक्टन के लिए प्लस मछलियों के लिए अपने आप में एक हर्डल बन जाते हैं, रुकावट बन जाती है। इसलिए यूट्रॉफिकेशन को प्रोसेस को बहुत ही नियत कंट्रोल के हिसाब से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा आपने तालाब के अंदर न्यूट्रिएंट डाल दिया तो यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा। यूट्रॉफिकेशन के अंदर एल्गी, माइक्रोसिस्टी और सिलिटोरिया दूसरी चीज़ें बढ़ जाएगी और ये लेक के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और लेक के अंदर यूट्रॉफिकेशन के बाद ही सक्सेशन ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स होता है। और सक्सेशन ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स के ऊपर ही होता है कि कुछ समय पश्चात, कुछ समय मतलब ये जो बायोलॉजिकली फिनोमेना 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं होता है। यूट्रॉफिकेशन के बाद कुछ सालों के बाद 10 20 50 सालों के बाद उस लेक्स का वजूद ख़त्म हो जाएगा। वो धीरे धीरे वो लेक की डेप्थ कम होती जाएगी, मार्शेज में कन्वर्ट होगा, मार्शेज से फिर एक लैंड में हो जाएगा, फिर लैंड के बाद सिंपल एक लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूट्रॉफिकेशन की वजह एक ड्रॉबैक यही है। इसलिए लेक को यूट्रॉफिकेशन से बचाना चाहिए। जो कल्चर फिश वाले होते हैं, हो सकता है हर साल उसके अगर हम डेप्थ को बढ़ाते जाए, कुछ ना कुछ करते जाए, कम वो मिट्टी निकालते जाए, तो वो लेक कई सालों तक चल जाएगा। अगर हम ऐसा छोड़ देंगे तो उसका बेंथिक रीजन बाहर से मिट्टी के कटाव की वजह से और बढ़ता जाएगा, उसके एल्गल बढ़ते जाएंगे। एल्गल ब्लूम भी जो डिकम्पोज होकर नीचे आएंगे वो भी नीचे पेड़ में बैठ जाते हैं, तो उसकी गहराई कम होती जाती है। गहराई कम होते होते वो लेक बाद में सक्सेशन ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स के द्वारा एक प्लेन ज़मीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।